नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सुबह से पेंशन क्रेडिट हो रहा है। क्या आपका पेंशन सही क्रेडिट हुआ? क्योंकि जून का महीने का पेंशन कम क्रेडिट हुआ है कई सारे पेंशनर्स को। स्पर्श है ये, आपको चेक करना जरूरी है। क्या पता कब कौन सा रिकवरी डबल हो जाए और कब आपका पेंशन का डीआर का अमाउंट कट जाए, कब ज्यादा दे दे, कोई भरोसा नहीं है। आगे मैं आपको बकायदा पेंशन स्लिप दिखा के समझाऊंगा कि जून के महीने के पेंशन में और एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जी हां, और आगे समझाऊंगा दोस्तों कि माननीय राष्ट्रपति जी का संसद के दोनों सदनों को लेकर के एक अभिभाषण हुआ है, जहां पर उन्होंने ओआरओपी के बारे में जिक्र किया है। अब ओआरओपी 3 को आने में 2 दिन बचे हैं दोस्तों। जी हां, 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 का इफेक्टिव डेट शुरू हो जाएगा। कब मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन इफेक्टिव डेट 1 जुलाई 2024 से लागू है। तो ऐसे में इफेक्टिव डेट के 2 दिन पहले माननीय राष्ट्रपति जी ने ओआरओपी के बारे में क्या कहा संसद के अपने अभिभाषण में, वो भी आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण आज के वीडियो के टॉपिक हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, स्पर्श से क्रेडिट हुआ जून 2024 का पेंशन सुबह 9 बजे से शुरू। जी हां, सुबह 9 बजे से पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गया है। क्या आपका पेंशन आपके खाते में आया? बहुत सारे पेंशनर्स को हो सकता है कि मैसेज ना आए पेंशन क्रेडिट का, लेकिन पैसा क्रेडिट हो गया हो, इसलिए बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक कर लें। जिनको एसएमएस नहीं आया था एडवांस इंटीमेशन का, उनको भी पेंशन क्रेडिट होगा। और अगर अभी आपका नहीं हुआ है, इस वीडियो को देखते समय तक आपका अगर पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ है, तब भी आप चिंतित ना हो। शाम तक, देर रात तक भी पेंशन क्रेडिट होता है, पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन आपको चेक रखना जरूरी है कि सही पेंशन क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ है। आगे मैं समझाऊंगा बकायदा पेंशन स्लिप दिखा करके जून महीने का कि कैसे पेंशनर का पेंशन में से कटौती कर दी गई और कटौती कैसे की है वो भी आपको समझाऊंगा दोस्तों। इसीलिए आपको चाहे एसएमएस कुछ भी अमाउंट का आया हो, आपका अकाउंट में एक्चुअली कितना अमाउंट घुस गया स्पर्श की तरफ से, उसको जरूर चेक कर लें एक बार। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। 2 दिन बाद पेंशन हो सकता है बंद। स्पर्श लॉगिन आईडी खोलें और चेक करें। जी हां दोस्तों, जून 2024 का महीना है ये, और जिनका भी लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट नवंबर 2023 था, उनको आज तक बगैर लाइफ सर्टिफिकेट के पेंशन मिल रहा था। जी हां, क्योंकि स्पर्श की तरफ से लाइफ सर्टिफिकेट को भरने का डेट जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब 2 दिन बचे हैं, 29 का दिन है और 30 का दिन है। अब ये 2 दिन के अंदर अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा करते तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा, अगला महीने का पेंशन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें चिंता उन लोगों ने करना है जिनका लाइफ सर्टिफिकेट भरा नहीं गया है, यानी कि आपने भर भी दिया होगा तो स्पर्श में एक्सेप्ट नहीं हुआ है। इसलिए सबसे बड़ी बात, स्पर्श आईडी को खोलिए। स्पर्श आईडी के अंदर आपका अगला आइडेंटिफिकेशन का ड्यू डेट देखिए। अगर नवंबर 2023 ही पड़ा है या तो फिर अभी के बीच का डेट पड़ा है, तो आपको तुरंत ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, नहीं तो पेंशन बंद हो जाएगा अगले महीने का। लेकिन अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट चेंज हो गया है, नवंबर 2024 हो चुका है, तो आपको चिंता करने की और लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, स्पर्श का लॉगिन कीजिए, स्पर्श के अंदर जाकर के लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट जरूर देखिए। अब ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स कमेंट करेंगे स्पर्श तो खुल ही नहीं रहा। स्पर्श खुल रहा है। आप स्पर्श का मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पिछले 3-4 महीने से बंद है, वो नहीं खुलेगा। आपको स्पर्श पोर्टल का इस्तेमाल करना है। आप गूगल में जाइए, स्पर्श डिफेंस पेंशन सर्च कीजिए, वहां पर आपको जो रिजल्ट आएगा सबसे ऊपर ही आ जाएगा आपको स्पर्श का पोर्टल। उसमें खोल करके, उसमें क्लिक करके आपने लॉगिन होना है और अंदर जाके चेक जरूर करना है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट अपडेट हुआ या नहीं हुआ है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श की बंटाधार करने वाली हरकत, कहीं एक्स्ट्रा डाटा तो कहीं डबल रिकवरी। जी हां, कल मैंने आपको एक वीडियो में जानकारी दी थी दोस्तों कि किस तरीके से पेंशनर का बिना वजह पिछले महीने जो उनका रिकवरी हो रहा था कम्यूटेशन, इस महीने में डबल कर दिया। 3000 कुछ था पिछले महीने में, इस महीने में 7000 कर दिया, यानी कि 3500 के ऊपर था तो 7000 से ऊपर कर दिया, यानी कि डबल कर दिया बिना किसी रीजन के। तो ये स्पर्श है।
आपको चेक रखना जरूरी है, आपको जागरूक रहना जरूरी है, आपको आंखें और कान नाक खुले रखने पड़ेंगे कि कब क्या कटौती कर दे, कोई भरोसा नहीं है। कल मैंने आपको डबल रिकवरी का कम्यूटेशन का दिखाया था, आज मैं जून महीने का पेंशन का दिखाता हूं किस तरीके से मई में ज्यादा दे दिया पेंशन और जून में कम कर दिया। कैसे हुआ ये? मई में जो पेंशन था वही पेंशन जून में होना चाहिए, क्योंकि कोई रिकवरी वगैरह कम्यूटेशन वगैरह भी नहीं था पेंशनर का। चलिए मैं आपको दो पेंशन स्लिप दिखा के समझाता हूं। दोस्तों, आज एक पेंशनर ने मुझसे ये शिकायत की कि उनको जून महीने का पेंशन कम मिला है। अब उनका ये मई महीने का पेंशन स्लिप है, देखिए 11,285 रुपए उनका बेसिक है, 1,000 रुपए उनका एफएमए है, उनका ये डीआर का अमाउंट है और कुल मिलाकर 18,428 रुपए मई के महीने में उनको पेंशन मिला था। अब यहाँ पर कोई रिकवरी भी नहीं है, जितना बन रहा था उतना उनको मिल रहा था, 18,428 रुपए। अब आपको मैं जून महीने का जो आज पेंशन क्रेडिट हुआ है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा जून महीने का उनका पेंशन स्लिप, वही सेम वही पेंशनर है और इनका आप पेंशन स्लिप में देखिए 11,285 रुपए बेसिक पेंशन जितना था उतना ही है, 1,000 रुपए एफएमए है और डीआर अमाउंट 5,643 है और टोटल मिला के 17,928 रुपए कम है। जून में जो पेंशन है वो मई के महीने के पेंशन से कम है। अब कम क्यों है? 11,285 रुपए तो इनका ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट जो 17 साल के सिपाही का होता है फैमिली पेंशन, सही पेंशन है ओआरओपी 2 के बाद, और ये एफएमए उनको 1,000 मिलता है वो भी ठीक है। और जो डीआर का अमाउंट है 11,285 का अगर 50% आप निकालेंगे तो डीआर निकलता है 5,642.3, यानी कि 5,643 उनको मिला है, वो भी सही है। तो टोटल मिलाकर के इनका टोटल भी सही है 17,928, तीनों अमाउंट को जोड़ देंगे तो 17,928 बन रहा है, ये भी सही है। तो गलत कहां है फिर? जून में पेंशन कम क्यों हुआ मई के महीने से? चलिए मैं मई का पेंशन स्लिप दोबारा दिखाता हूं। ये रहा मई वाला पेंशन स्लिप, उन्हीं पेंशनर का देखिए। अब यहां पर उनको 18,428 कैसे मिला? अब मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं इसका। मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। अब ये रहा कैलकुलेटर, उनका बेसिक कितना था? 11,285। इसमें अगर आप 50% डीए निकालेंगे तो ये बनता है 5,642.5, यानी कि 5,643, जो कि जून के महीने में सही मिला है। मई के महीने में देखिए 6,143। अब ये कैसे हुआ? अब मैं आपको समझाता हूं कैसे हुआ। 11,285 में जो एफएमए है उसको यहां पर जोड़ दिया इन्होंने, एफएमए को जोड़ दिया और 12,285 में जो है 50% डीए इन्होंने निकाल दिया, यानी कि 6,142.5, यानी कि 6,143 रुपए। ये देखिए स्पर्श की कितनी बड़ी गड़बड़ी है। मई के महीने में एफएमए पर भी डीआर दे दिया और कुल मिलाकर 18,428 रुपए उनको मंथली पेंशन मई के महीने में क्रेडिट कर दिया, जबकि एफएमए में डीए नहीं लगता दोस्तों, और जून के महीने में एफएमए में डीए नहीं लगाया। तो पेंशनर को कंफ्यूजन हो गया कि मई के महीने में जब पेंशन 18,428 आया तो जून के महीने में कम कैसे आया। ध्यान रखें, जरूर रखें, जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसका चेक जरूर रखें, और अगर गलत आया तो इमीडिएटली सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है, स्पर्श के अंदर भी ग्रीवेंस डालना है, चैन से नहीं रहने देना है अगर आपको चैन से नहीं रहने दिया जा रहा है तो। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, ओआरओपी 3 के लागू डेट से ठीक 3 दिन पहले माननीय राष्ट्रपति जी की अभिभाषण में गूंजा ओआरओपी और सैनिक कल्याण का मुद्दा संसद में। जी हां, माननीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का भाषण हुआ है और संसद के जो दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा का एक जॉइंट भाषण होता है संसद का जब सत्र चलता है उससे शुरू में। तो कल उनका वो भाषण हुआ है जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदया ने ओआरओपी के बारे में भी जिक्र किया। थोड़ा सा क्लिप सुनिए, बाकी पूरा वीडियो का क्लिप मैं इस वीडियो के आखिर में डालूंगा, आप पूरा वीडियो को सुन सकते हैं जिसमें उन्होंने सैनिक कल्याण और ओआरओपी के बारे में जो बोला है। बाकी फिलहाल अभी आपको सिर्फ ओआरओपी वाला थोड़ा सा क्लिप सुनाता हूँ। मेरी सरकार ने सैनिकों के हितों को भी हमेशा प्राथमिकता दी है, तभी 4 दशक के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू किया गया। इसके तहत अब तो 1,20,000 करोड़ रुपया दिए जा चुके हैं। तो अभी माननीय राष्ट्रपति महोदया ने ये कहा है कि 1,20,000 करोड़ रुपए ओआरओपी के लिए खर्चा हो गया। तो इस भाषण में माननीय राष्ट्रपति महोदया का ओआरओपी के बारे में जिक्र करना क्या इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि बहुत जल्द ओआरओपी 3 का रिवीजन होने वाला है? क्या संसद के इस सत्र से ओआरओपी 3 का रिवीजन को लेकर के हरी झंडी मिल सकती है? ऐसा शायद हो जाए, क्योंकि माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण में भी ओआरओपी का जिक्र हुआ है और ओआरओपी के जो पैसे का आंकड़ा है वो भी बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों।
एनक्यूएस को माफी देकर भी एमएसपी मिलेगा। ये है सीजीडीए का आदेश। जी हां, सीजीडीए का और आर्मी हेडक्वार्टर का एक आदेश है जिसमें एनक्यूएस को माफी देकर के एमएसपी दिया जा सकता है। ये बात बकायदा आदेश में कहा गया है, निकाला गया है। चलिए लेटर दिखा के आपको समझाता हूं। दोस्तों, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का ये वो महत्वपूर्ण लेटर है जिस लेटर के तहत एनक्यूएस को किस तरीके से रेगुलर सर्विस में मान करके एमएसपी दिया जा सकता है उसका क्लैरिफिकेशन दिया गया है। दोस्तों, अब यहां पर देखिए, ये सीजीडीए का लेटर है। इसके नीचे और एक लेटर आपको दिखाता हूं आर्मी हेडक्वार्टर का। ये देखिए, सीजीडीए ने आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर को जारी किया था और 3 जून 2016 का लेटर है। अब आर्मी हेडक्वार्टर ने सभी जो कमांड हेडक्वार्टर्स हैं उनको भी ये क्लैरिफिकेशन दिया था। और क्लैरिफिकेशन क्या है, देखिए, क्लैरिफिकेशंस रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ नॉन क्वालिफाइंग सर्विस एनक्यूएस ऑन एडब्ल्यूएल ओएसएल व्हाइल ग्रांटिंग एमएसईपीएस स्कीम। यानी कि दोस्तों, एमएसईपी ग्रांट करते टाइम एनक्यूएस को डिडक्ट करने के रूल को लेकर के ये लेटर जारी हुआ था। अब इसमें क्या लिखा गया है, 3 नंबर पैराग्राफ महत्वपूर्ण है जिसमें लिखा गया है, द मैटर वाज कंसिडर्ड बाय द एमओडी एंड इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट such cases can be accepted for counting AWL OSL as regular service for grant of financial upgradation under MSCP scheme provided the period in question is duly authorized, regularized by the competent authority by grant of leave due and admissible to the individual under the existent provision of leave rule। यानी कि दोस्तों, अगर AWL और OSL की वजह से आपका एनक्यूएस है, यहाँ पर आरआई वगैरह का एनक्यूएस की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ AWL और OSL की बात हो रही है। अगर AWL और OSL की वजह से आपका पीरियड एनक्यूएस है जिस वजह से आपको एमएसपी नहीं ग्रांट हो रहा है, तो आपका अगला साल का छुट्टी को रेगुलराइज करके आपको ग्रांट किया जा सकता है एमएसईपीएस। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए आपका AWL 2020 का है, अगर आप AWL या OSL 2020 में हुए हैं तो आपका पार्ट 2 ऑर्डर किया जाएगा 2021 में या 22 में या 23 में। उसी साल का, जिस साल का पार्ट ऑर्डर हो रहा है, उसी साल का छुट्टी को सरेंडर करवाते हुए उस पीरियड को रेगुलराइज किया जाएगा। 10 दिन OSL है मान लीजिए, तो 10 दिन का इस साल के छुट्टी को सरेंडर करवाया जाएगा और रेगुलराइज का पार्ट ऑर्डर किया जाएगा। जैसे ही वो रेगुलराइज का पार्ट ऑर्डर हो जाएगा, आपका जो 10 दिन का एनक्यूएस है वो सर्विस में काउंट हो जाएगा। ये इस लेटर में क्लियर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाए आपसे सरकार रखने वाला विषय के लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और आगे माननीय राष्ट्रपति महोदया का जो भाषण था, उस भाषण का जो क्लिप जो फौजियों से जुड़ा हुआ है वो आप जरूर सुनिएगा। माननीय सदस्यगण, एक सशक्त भारत के लिए हमारे सैन्य बलों में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहे, इसके लिए सेनाओं में रिफॉर्म की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर में अनेक रिफॉर्म्स किए हैं। जीडीएस जैसे रिफॉर्म्स ने हमारी सेनाओं को नई मजबूती दी है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के रिफॉर्म से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से उनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी है। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण भारत आज 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। पिछले एक दशक में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 18 गुना 18 गुना अधिक होकर 21,000 करोड़ रुपया तक पहुंच चुका है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मास मिसाइल का रक्षा सौदा डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की पहचान मजबूत कर रहा है। सरकार ने युवाओं और उनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की मजबूत नींव तैयार की है। मेरी सरकार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स भी विकसित कर रही है। हम सभी के लिए एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष हमारी सैन्य जरूरतों की लगभग 70% खरीद भारतीय उद्योगों से ही की गई। हमारी सेनाओं ने 500 से अधिक सैन्य साजो सामान को विदेशों में नहीं मंगाना तय किया है। ये सभी हथियार
और उपकरण अब सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही खरीद की जाएगी। मेरी सरकार ने सैनिकों के हितों को भी हमेशा प्राथमिकता दी है, तभी 4 दशक के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू किया गया। इसके तहत अब तो 1,20,000 करोड़ रुपया दिए जा चुके हैं। शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए सरकार ने कर्तव्य पथ के एक छोर पर नेशनल वॉर मेमोरियल की स्थापना भी की है। ये प्रयास केवल वीर जवानों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र का नमन ही नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रथम की अनवरत प्रेरणा का स्रोत भी है।